गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 16 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग छोटे छोटे तीन चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। कुछ टॉपिक रिपीटेड हैं, जैसे यूएपीए का एक टॉपिक है जो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पहले किया हुआ है फिर भी इसको जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया हम लोग आज सीखने वाले हैं यूएपीए के बारे में। उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है। अच्छा टॉपिक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कवर करता है, ड्यू प्रोसेस को भी कवर करता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके एक फैक्चुअल सा एक आर्टिकल दिया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये भी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, हम लोगों ने पहले इसको आज तक किया नहीं है। वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे यूज किया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है मैथुर डैम वाला, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा वोटिंग, देखिए इंडिया में तो वोटिंग चल रही है अलग अलग फेजेस में। तो वोटिंग वाले दिन क्या सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को भी अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी देनी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया गया है, जिसके अंदर वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज का यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। देखिए, पुरकास था, अरेस्ट अंडर यूएपीए इनवैलिड। आपको अगर जानकारी नहीं है तो बताता चलूं, यूएपीए एक इतना स्ट्रिक्ट कानून है, अगर आप इसमें अरेस्ट हो गए तो बेल मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इन पे बेल दिया गया। ठीक है, न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, अगर आपने कभी उस पर गए हो, पढ़ा हो। और न्यूज क्लिक के जो यूजली ज्यादातर जो आर्टिकल आपको दिखेंगे ना, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं। एंटी गवर्नमेंट होना इज अ डिफरेंट थिंग, एंटी नेशनल होना इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों चीजें अलग होती हैं। अब इनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया और इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये चाइना से फंडिंग लेते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एंटी नेशनल देशद्रोही एक्टिविटी करते हैं। ये इनके खिलाफ केस चला था और यूएपीए में इनको अंदर डाल दिया था। ये तो है मामला पूरा। अब आगे जब मामला बढ़ा तो ये पता चला कि जब इनका अरेस्ट हुआ, इन्होंने पुलिस से पूछा अरेस्ट होते समय, क्या मुझे ये बताइए आप मुझे कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या रीजन है भैया मुझे अरेस्ट करने का, और मुझे एफआईआर की एक कॉपी दीजिए, क्योंकि कोई एफआईआर हुई होगी तभी तो अरेस्ट करने आए होंगे ना। पुलिस ने इनको उस समय अरेस्ट के टाइम पे एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया। और रिटर्न में, रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, रिटर्न में इनको नहीं बताया गया कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। हालांकि जब मामला भी कोर्ट में गया तो पुलिस ने यह कहा, साहब हमने इनको ओरली बता दिया था, मतलब बोल के बता दिया था क्यों अरेस्ट करना है, रिटर्न में नहीं बताया। अब मामला यहीं पे बिगड़ गया। जब इनको अरेस्ट किया कि इनको नहीं बताया गया, उसके 2-3 दिन के बाद इनको बताया गया, इनके लॉयर को बताया गया बेसिकली। अब मामला यहीं पे खराब हो गया। कोर्ट ने ये कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आपने अरेस्ट के टाइम पे इनको रिटर्न रीजंस नहीं बताए थे, रिटर्न ग्राउंड नहीं बताया था, इट्स ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22(1). ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और ये यूएपीए का भी मिसयूज हुआ है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इट कवर्स अंडर आर्टिकल 22(1). आर्टिकल 22(1) का कहता है, आपने लक्ष्मीकांत में अगर पढ़ा है, वो कहता है एन अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड of the ground of arrest and allowed to consult a lawyer of his or her choice of the constitution, and any infringement of this fundamental right would violate the process of arrest and the remand। और यही वायलेशन हो गया इनके अरेस्ट के टाइम पर, और इसलिए इनको बेल भी दे दिया गया। अदरवाइज यूपीए पीए में अगर आप चले गए ना एक बार, भैया आपको बेल नहीं मिलने वाला है। सिर्फ यही नहीं, जज साहब ने यह भी कहा,
दैट ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड इन द राइटिंग टू द डिटेनी। अब ये तो चलो अरेस्ट वाला मामला हो गया, आपके पास एफआईआर हो गई। एक होता है अपने पास प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, आपको सिर्फ घर से उठा लिया जाता है। क्राइम होने से पहले ही आपको उठा लिया जाता है ताकि क्राइम आप कमिट ना कर सको। इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव मतलब किसी क्राइम को प्रिवेंट करने से पहले ही उस पर्सन को उठा लिया जाता है, लगता है कि ये आदमी क्राइम करेगा, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोर्ट ने यह कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में भी आपको यह बताना पड़ेगा उस पर्सन को जिसको आप उठा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, कि भाई हम आपको क्यों उठा रहे हैं, और ये आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा। नहीं अगर बताया तो दैट इज गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22(5). ठीक है जी, आर्टिकल 22(5) क्या कहता है? पर्सन अंडर डिटेंशन, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहा है, should be communicated the grounds of the detention order and allowed to make a representation against the detention at the earliest opportunity। अगर पुलिस मुझे उठाती है मेरे घर से, मेरे क्राइम करने से पहले ही, हो सकता है मेरी हिस्ट्री बहुत खराब हो, उस वजह से उठाती है पुलिस बेसिकली, मुझे रिटर्न में बताना पड़ेगा और मुझे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि मैं अपना डिफेंस रख सकूं। और ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सैक्रोसैंक्ट है, किसी भी हालात में इसको वायलेट नहीं कर सकते हो आप। ऐसा कोर्ट ने लास्ट ईयर भी कहा था पंकज बंसल केस में, जब पीएमएलए लगाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया था, उस समय भी कहा गया था कि रिटन ग्राउंड बताना जरूरी है, लिखित में देना जरूरी है। भैया हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम आपको डिटेन क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आपको बेल दे दिया जाएगा। ये बेसिकली बनता है पूरा मामला। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह के बारे में पढ़ना है तो एक बार प्लीज थोड़ा लक्ष्मीकांत में जाएं, हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है। अब सवाल उठता है ये यूएपीए क्या है। ठीक है, यूएपीए क्या है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अनलॉफुल मतलब कोई भी ऐसी आप एक्टिविटी करते हो जो कि कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे हम लोग यूएपी के अंदर में डाल सकते हैं। इसकी शुरुआत ना 1960s में हुई थी। और अगर आपको थोड़ा बहुत नक्सलिज्म के बारे में पता है तो आपको ये पता होगा वो एक ऐसा दौर था, शुरुआत वेस्ट बंगाल में हुई, बाकी दूसरी जगह पे फैल गया बाद में वो। नक्सलिज्म उन दिनों शुरू हुआ था जब एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हुआ करती थी, आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, और सिर्फ आर्मी खिलाफ के नहीं, देश के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिए थे, नक्सलाइट बन गए थे। उस पूरे मामले को रोकने के लिए अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 1966 के अंदर सरकार लेके आई। फिर बाद में 1967 के अंदर ये हम लोगों ने यूएपीए बना दिया, टू प्रिवेंट ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंटी इंडिया। फिर बाद में 2004 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुए और 2008 के अंदर भी कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए वो हुए 2019 के अंदर। 2019 से पहले अंडर यूएपीए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने किया भी हुआ है। लेकिन 2019 के अंदर ये चेंजेस कर दिए गए कि यूएपीए के अंडर किसी इंडिविजुअल को भी आप लोग टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। पहले ऑर्गेनाइजेशन होता था, अब इंडिविजुअल को भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो सेक्शन 43(d)(5) है, which prevents the release of the accused person on bail if the police have filed a charge sheet। पुलिस ने अगर चार्जशीट फाइल कर दी है और उस चार्जशीट से ऐसा लगता है कि ये आदमी किसी ना किसी तरीके से इस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो भैया बेल नहीं मिलेगी। क्योंकि ये यूएपी के अंदर आना अपने आप में बहुत बड़ा एक केस हो जाता है कि आप भैया एंटी इंडिया हो, एंटी नेशनल हो। डेथ पेनल्टी तक का भी प्रावधान इसके अंदर होता है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको मिल सकती है। ये इंडियन और फॉरेन किसी भी इसमें लग सकता है अगर आप ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएपीए के अंडर में
जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, उल्फा, ये सब को यूएपी के अंदर में किया हुआ है। और अभी रिसेंटली कुछ सालों में देखा गया है कुछ इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस यूपीए थिंग। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। कैन नॉट सू लॉयर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बात ऐसी है कि एक आदमी ने एक लॉयर किया, उसने कुछ केस चल रहा था उसका, उसने लॉयर किया, और उस लॉयर ने उसको अच्छी सर्विस नहीं दी और वो मान लो केस हार गया। अब आप अपने लॉयर के अगेंस्ट में ही कोर्ट चले गए और ये कहा साहब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है और मेरे लॉयर का मैं कंज्यूमर हूं, एक कस्टमर हूं, और इसने मुझे बढ़िया सर्विस नहीं दी है। अब आप मान लो किसी होटल में गए, होटल में आपको बहुत गंदा खाना खिलाया गया, बहुत गंदा, और आपको 2,000 रुपये का बिल दे दिया। तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कहते हो इन्होंने मुझे ओवर चार्ज किया है, खाना बिल्कुल घटिया था, पैसे मुझसे 2,000 रुपये ले लिया। क्योंकि आप उनके कस्टमर हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्या एक लॉयर के आप कस्टमर हो? क्या आप एक टीचर के कस्टमर हो? अब सवाल ये है, आपने एक आपको आईएएस बनना है, आपने एक यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन किया और टीचर्स ने आपको पढ़ाया, अब आप आईएएस नहीं बन पाए, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, जो भी हुआ, अब आप कोर्ट में चले गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहोगे साहब देखो इन्होंने मुझे कोचिंग दिया, इन्होंने मुझे कहा था कि आप पढ़ोगे तो आप आईएएस बनोगे, ठीक है, लेकिन मैं आईएएस नहीं बना, मेरी कोचिंग खत्म हो गई है, ठीक है, मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए 10 करोड़ रुपए की, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेरे अधिकारों का वायलेशन हुआ है। उस केस में ये एक मामला ऐसा बनता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक एडवोकेट को आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस नहीं कर सकते हो। एक क्लाइंट अपने लॉयर को कोर्ट में नहीं लेके जा सकता और ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे अच्छी घटिया सर्विस दी है, अच्छी सर्विस नहीं दी है, ये कोर्ट ने कहा है, तो उस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कई बार चीज़ों के बारे में बात करता है। 2022 के 2020 में ये फोर्स में आया, हालांकि इसका जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1886 में आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर बाद में हम लोगों ने थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर दिए थे। चेंजेस करने देखे टाइम के साथ जरूरी होते हैं हर चीज़ के अंदर, ताकि जो नई नई चीज़ें आती हैं वो इंक्लूड हम लोग कर सकें। जैसे 2019, अब 1986 के अंदर तो भाई इंटरनेट ही नहीं था, तो ई कॉमर्स कंपनीज भी नहीं थी, तो 2019 के अंदर हम लोगों ने इसको अंदर ई कॉमर्स को भी इंक्लूड कर दिया। और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आती हैं, जैसे फेयर एंड लवली वाले एक एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आप हमारी क्रीम को लगाइए 7 दिन में भी आप एकदम गोरे चिट्टे हो जाओगे, ठीक है, तो ये एक मिसलीडिंग एड है। कोई भी इंसान की स्किन का कलर इस तरह के प्रोडक्ट से चेंज नहीं हो सकता, दैट इज वन थिंग, ठीक है, ऊपर वाले ने जैसा आपको गोरा काला नीला पीला हरा बनाया है आप वैसे ही रहोगे। तो ये इस तरह की जो मिसलीडिंग ऐड होती हैं, फेयर एंड लवली लगा लीजिएगा आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उस तरह की चीजें, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केसेस में आप कोर्ट में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्ट नॉन द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट जो आपको बता रहा है वही प्रोडक्ट को सर्व करना जरूरी है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो ऐड की गई हैं 2019 के अंदर, नई नई चीजें ऐड की गई हैं। उसके अलावा फिर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया। अब अगर किसी आप एक कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, और आपका ऐसा लगता है कि आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो आप कहाँ जा सकते हो? तो 2019 में जो अमेंडमेंट किए गए उसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए 3 लेवल पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम को लेके जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है, तीनों जगह पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप ये कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे ओवर चार्जिंग करना, ठीक है, डिसेप्टिव चार्जिंग करना। अब मान लो एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने लिखा हुआ है कि 5 रुपए का पराठा खाइए, ठीक है जी, 5 रुपए का पराठा मिलेगा, आपको भरपेट खाइए, 5 रुपए का पराठा मिलेगा। आपको लगा बहुत ही बढ़िया चीज है, आप रेस्टोरेंट में चले गए और आपका जब बिल आया तो बिल आया 500 रुपए का।
बिल आया 500 का, जबकि पराठा, और उस बिल के अंदर पराठे का रेट 5 रुपए ही है। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा, 5 पराठा के ऊपर ये भी लिखा हुआ है, एक स्टार बना हुआ है। मतलब इसे टर्म्स एंड कंडीशंस की आप बात कर सकते हो कि भैया पराठा 5 रुपए का है, लेकिन जिस चेयर पे बैठ के आप पराठा खाओगे ना, उस चेयर का दाम ही 200 रुपये आपको बैठने का देना पड़ेगा। उस रेस्टोरेंट में बैठने का सर्विस चार्ज आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। आपको जो वेटर है उसकी उसको 50 रुपये टिप देना पड़ेगा। आप एसी चलाओगे तो 50 रुपये देना पड़ेगा। ये हिडन और डिसेप्टिव चार्जिंग है बेसिकली। डिसेप्टिव तरीके से आपको लूटा गया है। 5 रुपए का पराठा खिला के 500 रुपये आपसे ले लिए गए। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आप आराम से कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और अगर आप नेशनल लेवल पे भी जाके खुश नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके भी अपील कर सकते हो। 3 लेवल पे जब है आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई डिफेक्ट है, डिजाइन में डिफेक्ट है, ठीक है, फॉल्टी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन है, राइट, वो सब चीजें अगर हैं तो आप कोर्ट के अंदर आराम से जा सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आर्टिकल अपना कहता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। देखो, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि आप कह सकते हो फ्रजाइल। ठीक है, फ्रजाइल, जब किसी चीज के अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं तो आप उसे वोलेटाइल कहते हो। मतलब वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कह सकते हो बेसिकली। जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट आज 500 पॉइंट ऊपर चला गया, कल 300 पॉइंट नीचे चला गया, फिर 500 रुपये पॉइंट नीचे ले गया, 400 पॉइंट ऊपर चला गया। तो इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसे बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो मार्केट अगर बहुत वोलेटाइल होती है तो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा पता नहीं है, ऊंट किस करवट बैठेगा आपको नहीं पता चलता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटिलिटी। तो अनप्रिडिक्टेबल पीरियड when the prices of the security witness rapid fluctuation। अब ये फ्लक्चुएशन किसी रीजन की वजह से हो सकती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल कुछ हो गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हो गया तो ऑयल अचानक से महंगा हो जाता है, वो सब चीजें, बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मार्केट को, उसे वोलेटाइल बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, आप एक के अंदर हल्का सा भी चेंज करोगे बाकी पूरे सिस्टम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, राइट। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जैसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं, हम लोग सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, ये भी एक इंडेक्स है, निफ्टी की बात करते हैं, ये भी एक इंडेक्स। तो इंडेक्स बेसिकली किसी चीज को, उसके पोर्टफोलियो को मेजर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस, जैसे आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, जैसे तो सेंसेक्स के अंदर जो इंडिया की टॉप 30 जो ब्लू चिप कंपनी है, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उनकी एवरेज काउंट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप ये मत सोचो कि सेंसेक्स के अंदर पूरी मार्केट का आपको पता चलता है, बस वो एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, अगर सेंसेक्स नीचे गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियों के शेयर नीचे गए हैं, जो ये 30 स्टॉक्स हैं इनकी एवरेज नीचे गई है। तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं इंडेक्स के थ्रू। और ऐसा ही हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसे बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। और इस समय हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो चल रहा है 21। इसका मतलब यह है कि 21% चांस है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स होता 50 तो मतलब 50% चांस है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। आप देख रहे हो ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स जितना ज्यादा हो रहा है उतनी ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस भी हैं, उतनी ही ज्यादा मार्केट में इनस्टेबिलिटी है। दैट इज अबाउट वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसीलिए इसको फियर इंडेक्स भी कहते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब डर बढ़ रहा है हमारे मन में कि मार्केट बहुत अनस्टेबल है, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो जो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यूजली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी द मार्केट मूव स्टीपली अप और डाउन एंड द वोलेटिलिटी इंडेक्स टेंड्स टू राइज। अगर मार्केट बहुत जल्दी अप एंड डाउन होती है तो मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है और मार्केट के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सिंपल सा यहाँ पे है। जैसे 2008 की बात करें, उस समय जो रिसेशन आया था, क्राइसिस आया था, उस समय जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 50 60, कभी कभी 80 के आसपास भी चल रहा था। मतलब मार्केट बहुत ज्यादा फ्रजाइल थी, ऊपर नीचे जा रही थी, वो क्राइसिस भी हुआ। इस समय वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर से बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं ना। तो इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, इलेक्शन से पहले यूजली
जब लोगों को ये लगता है, इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से नहीं आएगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो वोलेटिल इंडेक्स एक्चुअली बढ़ जाता है। और इस समय ऐसा ही मार्केट में माहौल बना हुआ है कि पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, नहीं आएगी, कितनी सीट्स आएंगी, पॉलिसीज चेंज होंगी। उस सभी डर के चक्कर में वोलेटिल इंडेक्स जो है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। राइट, चलो, तो ये है पूरा आर्टिकल इसके बारे में। नेक्स्ट जो अपना एक छोटा सा आर्टिकल आता है, दैट इज अबाउट द मैथुर डैम। हालांकि ये कंट्रोवर्सी में रहता है बहुत बार। कई सारे स्टेट्स की जो है इसको लेके लड़ाई चलती है, और मैथुर डैम की सेफ्टी को लेके भी काफी सारा न्यूज में रहता है ये। बट इस बार उस लिए न्यूज में नहीं है, इस बार जो है मैथुर डैम की इरिगेशन के लिए ओपन करने की बात यहाँ पे हो रही है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ये वाला एस्पेक्ट नहीं पड़े, बस थोड़ा सा मैथुर डैम के बारे में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा फैक्ट्स थोड़ा सा याद कर लें बस, ठीक है। अगर आप देखिए डैम्स की बात करें, बहुत सारे डैम्स जो है आपको इंडिया में रिवर्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट पूरा दिया हुआ है आपको, जैसे ये कोनार, तिलैया, रिहंद, ठीक है, हीराकुंड, इंदिरा सागर, राइट, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर। और अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है आपका मैथुर डैम जो है कावेरी रिवर पे है। राइट, तुंगभद्रा डैम जो है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। राइट, कोयना डैम कृष्णा रिवर। ठीक है, तो इस तरह के अब तो थोड़ा लोकेशन वाइज आपको डैम्स पता होने ही चाहिए, ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते ही आते हैं। ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है, प्रोजेक्ट है वहां पे, कौन सा वो रेजर्वेयर का नाम क्या है। जैसे जो मैथुर डैम है, ये एक डैम है, अब डैम के पीछे रेजर्वेयर तो होता ही है। राइट, अब भैया डैम आपने बना दिया तो पानी तो रोकोगे ना इसके पीछे। तो जब आप ये पानी रोक, इसे रेजर्वोयर कहते हैं। तो ये है मैथुर, ये डैम का नाम है मैथुर। और जो रेजर्वोयर है इसका नाम है स्टैनले। ठीक है, स्टैनली रेजर्वोयर, लेक होती है बेसिकली बहुत बड़ी। तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, 1934 में इसको बनाया गया था। तमिलनाडु के अंदर ये है। ठीक है, और कावेरी रिवर पहाड़ों से जब प्लेन्स में एंट्री करती है तो वहां पे एक बड़ा जबरदस्त गोर्ज बनाती है। और उसी गोर्ज पे जो काली रिवर भी बनाती है, इस डैम को हम लोगों ने बनाया हुआ है सालेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु में। ठीक है, इरिगेशन पर्पज के लिए इसको बनाया जाता है। राइट, और बहुत सारे एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करवाता है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस डैम इज 1700 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर से भी लंबा है ये। मैक्सिमम जो लेवल है 120 फीट। अगर आप इसकी हाइट की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो 93.4 टीएमसी फीट जो है ये वाटर को स्टोर कर सकता है। राइट, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा इसमें मैं नहीं जाऊंगा। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब थोड़ा एडिटोरियल देख लेते हैं। बहुत बड़ा एडिटोरियल नहीं है, छोटा सा एडिटोरियल है, लेकिन सवाल वही है भाई। जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आपके पास वोट पावर नहीं है। तो आप अपनी वोट को कास्ट करने जाते हो। इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि लोग अपनी वोट को कास्ट नहीं करते बल्कि कास्ट को वोट करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट केस। तो आप वोटिंग करने जाओ, ठीक है, और पता चले कि जिस दिन वोटिंग आपने करनी है आपको ऑफिस में बुला लिया गया, आपको छुट्टी नहीं दी गई। अब आपके सामने ये धर्म संकट है। आप वोटिंग करोगे ऑफिस से छुट्टी लेके, आपकी एक दिन की दिहाड़ी है 1,000 रुपए। अब ये 1,000 रुपए सेक्रीफाइस करोगे, अनपेड लीव लोगे और वोटिंग करोगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिविक राइट को फुलफिल करोगे, या फिर आप उसी दिन ऑफिस में बैठ के काम करोगे, ठीक है, और आप 1,000 रुपए कमा लोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में वोटिंग देना एक आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी ड्यूटी भी है। दोनों ही चीजें हैं। और ऑफिस वालों का भी सेम अधिकार है कि वो आपको छुट्टी दें या ना दें। अब सवाल यही बहुत बड़ा है कि जिस दिन वोटिंग हो, क्या उस दिन मैंडेटरी हॉलीडे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। तो इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सच एज इंडिया, द राइट टू वोट इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज बट ऑल्सो यूर फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल। ठीक है, अब अलग अलग देशों में ना इसको लेकर अलग चीजें हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे तो वोटिंग मैंडेटरी है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर मैंडेटरी है तो आप उस दिन ऑफिस में तो नहीं जाओगे, तो सरकारी छुट्टी होती है।
साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस वगैरह में भी इलेक्शन के दिन छुट्टी दी जाती है ताकि वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़े। छुट्टी दी जाती है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैंडेटरी है। यहाँ पे छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि ठीक है भैया लोग जाके वोट वोट कर लेंगे। अब कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है छुट्टी वाला। अमेरिका में कुछ स्टेट्स में छुट्टी दी जाती है पेड लीव, कुछ में नहीं दी जाती है। लेकिन एक रिसर्च हुआ अमेरिका में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने ये पाया कि छुट्टी देने से और ना देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी को वोट देनी है ना वो वोट देगा। तो जिन स्टेट्स में अमेरिका में वोटिंग वाले दिन छुट्टी की जाती है वहां पे भी वोट परसेंटेज उतना ही रहता है। जहां पे छुट्टी नहीं दी जाती वहां पे भी वोट वोट परसेंटेज सेम ही रहता है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब वोटिंग दिन वाले दिन जब छुट्टी दी जाती है तो भैया लोग क्या करते हैं, फैमिली के साथ आराम से छुट्टियां ही मनाते हैं, वोटिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। ये भी ऑब्जर्व किया गया। अब फिर वही डिबेट शुरू हो गई कि कुछ लोगों का कहना है भैया बिल्कुल छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोलिंग बूथ पे लोग तभी जाएंगे जब उनका दिन ऑफ होगा, आपको ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, और वो पेड लीव होनी चाहिए, अनपेड लीव नहीं। ठीक है, पेड लीव, क्योंकि पेड लीव में ही मजा है ना, आपको पैसा भी मिल रहा है, आप वोटिंग भी कर रहे हो। तो ये डेमोक्रेसी में जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये आपका। कुछ लोग कहना है भाई नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का वायलेशन हो गया ना। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को लिबर्टी दिया गया है कुछ चूज करने का कि वो अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, उनकी मर्जी। नहीं वोट करना चाहते मत करो, वोट करना चाहते हैं करिए। ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही तो देता है। इट्स योर फ्रीडम, और डेमोक्रेसी तो फ्रीडम पे ही चलता है। और जैसे एक इंडिविजुअल वोटर की अधिकार है, उसकी चॉइस है, उसका राइट है, वैसे ही एक एम्प्लॉयर का भी तो अधिकार है ना। आपके जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, उसका भी तो डेमोक्रेटिक अधिकार है, उसकी भी तो ऑटोनॉमी है कि आप एम्प्लॉयज को छुट्टी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। तो जैसे सिटीजन को अधिकार है इंडिविजुअल को, कंपनीज को भी इतने ही अधिकार है। डेमोक्रेटिक राइट है उनका ये, छुट्टी दें या ना दें। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कंपनियां तो छुट्टी दे भी सकती हैं अगर मान लो छुट्टी मैंडेटरी कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज को, लेकिन जो छोटे बिजनेस है, छोटी हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, सैटरडे संडे भी छुट्टी दे रहे हैं, इलेक्शन दिन वाले छुट्टी दे रहे हैं। अब हो सकता है एक आदमी मान लो मुंबई में काम करता है किसी ऑफिस में, अब वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। अब वो एक दिन की छुट्टी में तो काम नहीं चलेगा कि वो सुबह जाके शाम को आ जाएगा। वो तो कहेगा सर मुझे तो 3 दिन का छुट्टी, 4 दिन का कम से कम छुट्टी दीजिए, ट्रेन की टिकट कराऊंगा, जाऊंगा आऊंगा, बहुत समय लगेगा। अब छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है, मिडिल कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, बड़ी कंपनियां ठीक है आपका रेवेन्यू ज्यादा कर सकते हो। तो ये कंपनी के भी तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो छुट्टी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है, अगर इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होगी तो आप घर पे बैठ के टीवी देखोगे, आईपीएल देखोगे, या फिर एक्चुअली पोलिंग बूथ में जाके धूप में गर्मी में खड़े रहोगे लाइन में 2 घंटा, फिर जाके जो है वोटिंग करोगे। हो सकता है कुछ लोग वोटिंग कर भी लें, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। अरे जिन लोगों को ऑफिस जाना ही नहीं होता वो भी वोटिंग नहीं करते हैं, और जिनको वोटिंग करनी है वो तो करेगा, ऐसा जो कि रिपोर्ट में भी देखा गया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बेसिकली एक आइडिया ये है कि जो कंपनीज हैं वो मैंडेटरी हॉलीडे ना दें, पेड लीव ना दें, लेकिन ऐसा एम्प्लॉइज जो वोटिंग करके आता है एक्चुअली में, तो इट वुड बी अ प्रूफ ऑफ वोटिंग, उसको आप पेड लीव दे सकते हो। मतलब ये मत करिए कि जैसे मेरी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉई हैं, भैया चलो छुट्टी है मौज करो, आज इलेक्शन डे है। उनमें से पता लगा 100 लोगों में से 10 लोगों ने वोट किया, और 90 लोगों ने घर पे बैठ के आईपीएल देखा। फायदा तो सबको होना। अब ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लोग मिसयूज करेंगे। तो आप ऐसा करिए, एम्प्लॉयज को ये बोलिए कि जो आदमी छुट्टी लेना चाहता है ले, बट एक प्रूफ ऑफ वोटिंग दिखाए। प्रूफ ऑफ वोटिंग दिखाओगे तो पेड लीव मिलेगा, प्रूफ ऑफ वोटिंग नहीं दिखाओगे तो पेड लीव नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा तरीका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के पास ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए, और फ्यूचर में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। भाई जैसे आप ऑनलाइन वोटिंग करने का एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप मोबाइल फोन से कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है।
तो ये चीजें हो सकती हैं। आप और आप भी एक वोटर हो, मुझे लगता है मोस्टली लोगों तो आप में से वोटर होंगे ही शायद, है ना। आपको क्या लगता है, छुट्टी उस दिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।